जो चक्कर है ना आपका वॉइस, ये आपका डायरेक्ट नहीं पूछा जाता, कभी पूछा जाता है कभी नहीं पूछा जाता है। आपको ना बेसिकली इसके बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। ये आपको अक्सर एरर डिटेक्शन में आता है, कभी कभी फिल इन द ब्लैंक्स में देखने को मिलता है, कभी कभी इसके डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो अगर ये आ जाता है तो आप मान लीजिए कि ये एक बहुत ही इजी टॉपिक होता है। अगर ये आते हैं 2 क्वेश्चन भी तो आपको 8 नंबर देके जाते हैं जो एकदम फ्री होते हैं। इसको गलत करने का कोई मतलब ही नहीं होता, सीधे सीधे 8 नंबर डायरेक्ट डायरेक्ट एक्टिव वॉइस किसी भी पेपर में आ जाए तो समझ लीजिए आपकी बल्ले बल्ले हो गई। कभी का कुत्ता भी बना देता है, इतने आसान क्वेश्चन होते हैं, इनका गलत करने का कोई मतलब नहीं। ठीक है, तो मैं आपको एक फॉर्मूले से सारे एक्टिव पॉसिबल करना सिखा दूंगा। हम बहुत ज्यादा इसमें डिटेल में जाने की एलिमिनेशन से ऑप्शंस आपको मिलते हैं, आप आसानी से इसे कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, बढ़िया आगे हम यानी कि 2 तरीके, जैसे मैंने कहा कि मैंने पानी पिलाया, यहाँ पे एक्शन मैं कर रहा हूँ, मैंने पानी पिलाया। अब मैंने कहा पानी मेरे द्वारा पिलाया गया, तो वो द्वारा लग जाता है। तो जब बात को घुमा के कहते हैं, तुमने कहा सर मैं पिटा, ठीक है, तो उसमें तुमने कुछ नहीं किया, ठीक है, तुम पिटे, तुमने मारा, एक्टिव हो गया। जहाँ पे सब्जेक्ट एक्टिव होता है वो एक्टिव वॉइस होता है, जहाँ पे सब्जेक्ट काम नहीं कर रहा होता, सब्जेक्ट पर काम किया जा रहा होता है, वो पैसिव वॉइस होता है। आइए दिखाते हैं आपको कुछ किस तरीके। डी इज द करेक्ट आंसर। आधी क्लास भी सही नहीं कर पा रही, पहले इसका मीनिंग बता देते हैं। कह रहा है द साइट ऑफ द मिसेज, साइट का मतलब होता है वो जो नजर पड़ी। सॉल्ट पुट के साथ कभी बी ना सकता है, ये यूनिवर्सल रूल का एरर दे दिया। देखो डिड टू डस के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आती है, ठीक है, तो ये गलत हो गया। पुट द सॉल्ट बी पॉप, हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आती है, ठीक है, तो ये गलत हो गया। पुट द सॉल्ट बी पॉप पास्ट बाय एनीवन, एनीवन अपने पास से लगा दिया, नहीं है जरूरत। पुट द सॉल्ट बी पास्ट, ये तो वर्ब ही चेंज कर दिया, तो एलिमिनेशन सही हो गया यार। ये समझा भी 30 सेकंड से कम में रहूंगा, तुम कह रहे हो 45 सेकंड चाहिए तुम्हें करने के लिए। क्या चाहते हो भाई? ट्रिप पे कहते हैं नहीं भाई, राहुल सर के साथ ट्रिप पे कहते हैं नहीं भाई, हम राहुल सर के साथ हमारी पूरी पूरी डिफेंस टीम गई थी। तुमने सर मुझे और राहुल सर को देखा क्या? प्रतिमेश सर को छोड़ के सब लोग गए थे। मैं गया था, राहुल सर गए थे, राज सर गए थे, इसके अलावा सौम्य मैम भी नहीं गई थी। उसके अलावा कौन गया था? हाँ तुम्हारा एग्जाम आ रहा है, देखो सीडीएस में 120 के 120 क्वेश्चन आ गए सिर्फ एक ही लेक्चर से आ गए। एनिमल्स टू क्वालिटीज का मतलब है कि यार एनिमल को सब्जेक्ट मत बनाओ, किसका? क्वालिटी का, मतलब जुल्फ का। आर नॉट टू बी सब्जेक्टेड, आर नॉट टू बी सब्जेक्ट का मतलब है कि नहीं होने हैं, ये ना थोड़ा सा मीनिंग बेस्ड हो गया, रीडिंग बेस्ड हो गया। ठीक है, आइए बताते हैं कैसे। शेल तो जाएगा नहीं, फ्यूचर हो गया, विल नहीं जाएगा, फ्यूचर हो गया, ये तो इजी एलिमिनेशन। अब जब तुम कोई ऐसी बात करते हो तो ये क्या है? ये सेंटेंस से कौन से वाले? इंपैरेटिव। इंपैरेटिव कौन से होते हैं भाई? मेंशन करो या ना करो, सब्जेक्ट इसमें यू होता है, टेंसेस में पढ़ाया था प्रेजेंट। जैसे कोई अगर तुमसे कह रहा है शट अप, ठीक है, या तुमसे कह रहा है ओपन द डोर, या तुमसे कह रहा है प्लीज हेल्प मी, ऐसी कोई भी बात करना है तो इनको आप क्या करते हैं? कुछ इस तरीके से बना सकते हैं। कई तरीके होते हैं इसको बनाने के, भावना यही नहीं चाहिए। तो शट अप, यू आर ऑर्डर्ड टू शट अप। भाई अगर तुम किसी को शट अप कहते हो तो कैसे कहते हो? हाय शट अप, ऐसे नहीं बोलते। शट अप नहीं बोलते, ऑर्डर देते हो। जाओ, तो यू आर ऑर्डर्ड टू शट अप, तो यू आर ऑर्डर्ड फॉर्म ऑफ योर थर्ड फॉर्म आई और टू लगा के ऐसे निकाल देते। ठीक है, ओपन द डोर, तो ओपन द डोर ना यू ऑर्डर ना रिक्वेस्ट है, यू आर आस्क्ड कह सकते हो, यू आर आस्क्ड टू ओपन द डोर, फॉर्म ऑफ योर थर्ड फॉर्म भी आ गया, पैसे हो गया। एक और तरीके से भी बन सकता है, लेट से भी बना सकते हो, लेट द डोर बी ओपनड, फॉर्म ऑफ योर थर्ड फॉर्म ऐसे आ गया यहाँ पे। तो कई तरीके से बन सकता है, ऐसे भी बन सकता है, ऐसे ही। मेन बात है कि मीनिंग वही दे रहा है, इसलिए रीडिंग बेस्ड हो जाता है। जो इंपैरेटिव वाले होते हैं काफी हद तक रीडिंग बेस्ड हो जाते हैं, क्योंकि इनकी एक से ज्यादा पॉसिबिलिटीज होती है। प्लीज हेल्प मी, अब प्लीज को आपने किससे कहेंगे? यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड काहे के लिए? टू हेल्प मी, बस ऐसे बन जाता है सेट। ठीक है, तो प्लीज का रिक्वेस्टेड हो जाएगा, और अगर कोई हार्श बात है तो ऑर्डर करके हो जाएगा। अब यह नेगेटिव इंटरोगेटिव, जैसे मैंने तुमसे कहा, ये वाला सेंटेंस देखते हैं, डोंट प्लग द फ्लावर्स। देखो कई तरीके से बन जाएगा, फूल मत तोड़ो, द फ्लावर्स शुड नॉट बी प्लग्ड, ऐसे भी बना सकते हो। यू आर फॉरबिडन टू प्लग द फ्लावर्स, तो मैं मना किया गया है फ्लावर्स तोड़ने को, ऐसे भी बना सकते हो। तो ऐसे भी सोच सकते हो कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो तो वहाँ में अगर कन्वर्ट करता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में होता तो वहाँ में कबहू जी बता, वहाँ में कबहू भी ना आवत, समझो। तो ऐसे चाहे करेक्ट कर सकते हो, समझो। यू आर आस्क्ड नॉट टू प्लग द फ्लावर्स, ऐसे भी बना सकते हो। ठीक है, तो इसीलिए लैंग्वेज होती है, लैंग्वेज का मतलब मल्टीपल हो सकते हैं, ज्यादा तरीके हो सकते हैं। आपको कोई एक रखा होगा और आपको वो सेलेक्ट करना है। जैसे यहाँ पे वैलिडिटी का मतलब ये होगा तो नहीं है, थोड़ी सब्जेक्ट नहीं है, क्वालिटी का मतलब ये होगा तो नहीं है, थोड़ी ज्यादा नहीं होने चाहिए, डोंट बी, तो शुड वाला ये ज्यादा क्लोज मीनिंग दे रहा है, उसने ये डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? और इस तरीके से इंपैरेटिव को आप कन्वर्ट कर सकते हैं। पढ़ाया था ना प्रीपोजिशन के बाद हमेशा कौन सा प्रोनाउन आता है? ऑब्जेक्टिव, तो बाय हु तो हो ही नहीं सकता कभी, ये तो ग्रामेटिकली रॉन्ग हो गया। बाय प्रीपोजिशन है, उसके बाद हु आपने नॉमिनेटिव प्रोनाउन लगा दिया, तो पढ़ा है आपने, तो दोनों में से एक आंसर होगा। तो बाय हुम वर यू आस्क्ड, ये आंसर होगा। क्यों? क्योंकि इंटरोगेटिव है, ये इंटरोगेटिव है, इंटरोगेटिव रहता है ना। ये असर्टिव हो गया, इसमें यू पहले आया और बाद में आया, ये सेंटेंस असर्टिव हो गया। ये हम नरेशन में तो करते हैं पर एक्टिव और पैसिव वॉइस में नहीं करते। असर्टिव हो गया, इसलिए गलत हो गया आंसर बस। अगला क्वेश्चन, चलो पढ़ गया बता। देखो सीडीएस का एंड्रॉइड एग्जाम होता है 2020 के, ठीक है, डॉट बॉल नहीं खेलनी है वहां पे। 50 क्वेश्चन है, पढ़ गया 45 सेकंड में करो। 5 जो बहुत ही खराब लग रहा है भाई, मेरे को नहीं पता कैसे होंगे, मैंने बताया तो उसका तरीका लास्ट में बताता हूं। अभी तो तुम्हें सारे अटेम्प्ट करने हैं, बाद में मैं तुम्हें बता दूंगा कैसे अटेम्प्ट करना है। अंग्रेजी में नहीं होता, मैथ्स में होता है। मैथ्स में तुम्हें बहुत ध्यान से सेलेक्ट करना पड़ती है चीजें। मैथ्स में तुम्हें बहुत ध्यान से चूज करके क्वेश्चन करने हैं, सारे अटेम्प्ट नहीं करने। अंग्रेजी के क्वेश्चन सारे खेलने वाले होते हैं। 50 मिनट में 45 अटेम्प्ट तुम कर ही सकते हो, ठीक है, जिसमें 40 सही हो जाएंगे। दैट इज वेरी इजी वन। अब देखो ये तो नहीं हो सकता, अपन का मन थोड़ी हो गया यार, ये एक्टिव था। थिक क्लाउड्स हैव ओवरकास्ट द स्काई। अब एक मजेदार बात
या thick clouds have overcast the sky। अब एक मजेदार बात यह है कि भाई आंसर इसमें हो जाएगा ए, और इसमें आंसर ये हो जाएगा। मैंने कहा ध्यान से करना, कोई बच्चे कहते हैं आसान क्वेश्चन है, टुडेस क्वेश्चंस आर इजीियर देन, एकदम मुंह पे झापा था और अटकी आ गई, आंसर हो गया ए। ठीक है, इसमें कहते हैं बेटा इतना बोलो जितना हजम कर पाओ। ये ओवरकास्ट एक ऐसी वर्ब है जिसकी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म तीनों सेम होती है, जैसे कट कट कट, जैसे पुट पुट, जैसे शट शट शट, है ना, ऐसे ही ओवरकास्ट। सो द स्काई हैज बीन ओवरकास्ट, कौन सी फॉर्म ऑफ द वर्ब है? ये थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है। यहां भी थर्ड फॉर्म है, ओवरकास्टेड कुछ होता ही नहीं है, ये पैदा ही नहीं हुआ है, और यहां पे तो टेंस इसने कंटीन्यूअस कर दिया, और इसलिए आंसर कौन सा हो जाएगा? ए आंसर हो जाएगा। आसान। ऑल एगॉग, जैसे मान लो इसका मतलब होता है रेस्टलेस। जैसे मान लो क्या हुआ कि तुम बहुत ही बिता देता है, हाय हैंडसम वांना कैच अप, ये मैसेज कर देता है, समझ रहे हो? या जी थोड़ा बिजी होता है, शाम को मैसेज देखता है, शाम को मैसेज देखता है, उसके बाद ऑल अगॉग रेस्टलेस हो जाता है, बहुत एक्साइटेड होता है, हाय मेरे को हैंडसम बोल दिया, मम्मी ने आज तक मेरे को हैंडसम नहीं बोला, कि मेरे को किसी ने हैंडसम नहीं बोला, नहीं इसने मेरे को बोल दिया हाय हैंडसम वांना कैच अप। अब बोलना पड़ा कैच अप, तो यार मेरे को कैच तो पड़ता था, कैच अप ऊपर पकड़ूं, क्या पकड़ने को कह रही है ऊपर? ठीक है, ये वन्ना क्या होता है? वन्ना किसका नाम है? कौन है वन्ना? ठीक है, ये बेचारा परेशान है, रेस्टलेस है, और फिर उसने क्या करा, अपनी आईडी कर दी। अब उस आईडी की सारी लड़की घूम रहा है, ढूंढ रहा है, मान लो उसका नाम था अप्पू निहारिका, तो इसने ढूंढ डाला सब जगह, अप्पू निहारिका, अप्पू निहारिका, अप्पू निहारिका ढूंढ डाला भाई। पता नहीं कौन कौन मिल गया, 2 ढाई घंटे निकाल दिए इसने अपने। क्यों ठहर नहीं रहा है, मांग ली सड़क पे लोगों से, नोट लुटा दिए कि कोई बता दो क्या है, क्यों क्या था ये ऑल अगॉग रेस्टलेस हो गया, तो इसे कहते हैं ऑल अगॉग। मम्मी कह रही है बेटा खाना खा नो नो मम्मी वांट कैच अप, ये क्या क्या बोल रहा है बच्चा, मम्मी ने झाड़ फूस करवा दिया इसका। दैट इज लाइन का क्या मतलब होता है? तो लाइन का मतलब होता है कि जैसे तुमने लोग देखेंगे ना, मैं इनको फॉलो करता हूं, मेरे को गुरुजी ने बोला था ये, मैं गुरुजी की बात एकदम फॉलो करता हूं, ठीक है, या मैं सलमान खान को फॉलो करता हूं, फटी जींस पहनता है, मैं भी फटी जींस पहनता हूं, ठीक है, या किसी को भी तुम फॉलो करते हो, बिल्कुल वैसे ही उसने कदम रखा, उसी के ऊपर तुमने एक्जेक्टली अपने पांव छाप के कदम रखा, दैट इज टो द लाइन, मतलब फॉलो अदर्स, टो द लाइन इज फॉलो अदर्स। ठीक है, तो डी इज द करेक्ट आंसर। तो भाई आपको मिल गए यहाँ पे 3 इडियम्स, उसको याद रखिए, टो से याद रखना, टो ना, टो द लाइन का मतलब है जैसे मान लो उसने बी वॉइस करें, ठीक है, आसान था, सिर्फ आप इसे टेंस के बेस पे कर सकते हैं, इतना आसान होता रहता है कि आप टेंस के बेसिस पे से बना सकते हैं। छोटी छोटी चीजें मैंने आपको बताई, उसका ध्यान रखना है। होमवर्क क्या है कि आप शक्ति बैच, आप डीपीपी लगाएंगे, डीपीपी के साथ शक्ति बैच से और विक्रांत बैच से किसके वॉइस के क्वेश्चन लगा देंगे। ये अगर आप ढूंढेंगे ना शक्ति और विक्रांत बैच से क्वेश्चन, तो आपको मान के चलिए आपको 30 क्वेश्चन मिल जाएंगे इसके, जो कि काफी होंगे प्रैक्टिस के लिए। 30 क्वेश्चन यहाँ मिल जाएंगे, 10 क्वेश्न यहाँ मिल जाएंगे, 10 अपनी क्लास में कर लिया, अराउंड 50 क्वेश्चन आपके पास इन टोटल हो जाएंगे। इससे आपका एक्टिव और पैसिव वॉइस तैयार हो जाएगा। बाकी जो मैंने आपको बताया रीडिंग करते रहिए, इंपॉर्टेंट है आपकी रीडिंग करना। यहाँ सोच काशी, अरे तो शी कर लो यार, यहाँ पे तुम भावना को समझती हो लड़की, ये कोई डाउट होता है? सारे में भगवान इतने पूजे, भगवान की आज भाई यार वो उतने तुम तभी घर बाग आएगा, फिर मेरे को विचार भैया राइट ऑब्जेक्ट कौन सा? सेकेंडरी ऑब्जेक्ट। अगर ऑप्शन में कोई ऐसा ऑप्शन ही नहीं है कि राइट ऑब्जेक्ट से बना हुआ है, तो अलग बात है, आप सेकेंडरी ऑब्जेक्ट से भी स्टार्ट कर सकते हैं ऑप्शन में, लेकिन इसका ट्रू पैसिव ये वाला होगा, आई हैव बीन गिवन क्या अ प्रेशियस गिफ्ट बाय देम, तो ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा इसका, और ये इज ई, ये आ जाएगा इज ई नोन टू यू। तो भाई हर जगह प्रीपोजिशन बाय नहीं लगेगा, नोन के साथ टू लगता है, नो के साथ टू लगता है, समझ में आ गई बात? तो ये खास इसमें कभी-कभी हिल प्रीपोजिशन का भी होता है, तो आपको प्रीपोजिशन भी अच्छे से आने चाहिए अगर इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। आगे बढ़े, कुछ और आया, कुछ मजा आया? अब देखो एक बात याद रखो, जो होते हैं बकबक मत करो, आपस की बातें मत करो, सुन लो। ऑब्वियस एंड अंडरस्टूड ऑब्जेक्ट्स आर नॉट मेंशन्ड इन पैसिव वॉइस। अभी समझ आएगा कैसे? पुलिस अरेस्टेड द thief, cobbler has mended my shoes, या फिर देखते हैं ऐसे, तो पुलिस अरेस्टेड द thief, कोई आम आदमी इसका सेंटेंस बनाएगा पैसे वैसे, द thief was arrested by the police, बस यही नहीं बताना। ये अंडरस्टूड ऑब्जेक्ट है, अगर मैं किसी को यार वो तो अरेस्ट हो गया, तो सीधी सी बात है, अरेस्ट हुआ तो किसने किया होगा? पुलिस ने किया होगा। तो जहां पे भी ऑब्वियस ऑब्जेक्ट होता है, अंडरस्टूड ऑब्जेक्ट होता है, क्लियर नहीं होता, अंडरस्टूड है पता नहीं किसने किया है, तो उस केस में आप उसे मेंशन नहीं करते और वही ज्यादा बढ़िया माना जाता है। तो दोनों ऑप्शन है आपके पास, ये वाला भी है और ये भी है, तो ये वाला ज्यादा बढ़िया, क्योंकि अंग्रेजी में पैसिव वॉइस में चीजों को जितना छोटा आप रख सके उतना बेहतर माना जाता है। कॉबलर हैज मेंडेड माय शूज, तो तुम सीधी सी बात है, माय शूज हैज बीन मेंडेड। तो मैंने कभी मैंने अपना जूता ठीक कराया है, तो किससे कराया होगा? तुम्हें पता है, कोर्ट तो लेके नहीं गया, जूता की साथ इसको सही कर दो, जो प्रोफेशनल होगा जो चीज को करता होगा उससे कराया होगा। ठीक है, इसी तरीके से किसी ने मेरी घड़ी चुरा दी है, तो मैं ये तो बोलूंगा मेरी घड़ी चुरा दी, या बोलूंगा मेरी घड़ी चुरा ली गई है किसी के द्वारा, हम हिंदी में भी ऐसे नहीं करते हैं, ठीक है, मेरी घड़ी चुरा गई है, अंडरस्टूड बात है, किसी के द्वारा, तो बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये कहलाता है अंडरस्टूड ऑब्जेक्ट और ऑब्वियस ऑब्जेक्ट की कहानी। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? समझ आ गया तो बताइए, डाउट है तो पूछिए। प्लूरल होता है, शू सिंगुलर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माय शूज हैव हो जाएगा, कोई शूज है, प्लूरल होता है, शू सिंगुलर होता है। नेक्स्ट, चलो देखो कैसे बना, पीपल क्लेम, है ना, तो पीपल क्लेम को जब तुम कन्वर्ट करोगे तो क्या हो जाएगा? पीपल आर क्लेम तो नहीं होगा, पीपल को क्लेम नहीं किया गया, पीपल ने क्लेम किया गया। ठीक है, किसको क्लेम किया? सस्पेक्ट, तो सस्पेक्ट इज क्लेम्ड, सस्पेक्ट इज क्लेम्ड, सस्पेक्ट इज क्लेम्ड, ये तीनों सही है। अब टू हैव सीन को कैसे कन्वर्ट करोगे? टू हैव बीन सीन, कि उसे देखा गया है। द सस्पेक्ट इज क्लेम्ड टू हैव बीन सीन, कि उसे देखा गया है, ना कि हैव सीन। ये ऐसी थोड़ी रहने दोगे, हैव बीन सीन, तभी तो पैसिव बनेगा, फॉर्म ऑफ योर थर्ड फॉर्म, ये हुआ पैसिव, और इसका भी पैसिव हो गया, सस्पेक्ट इज क्लेम्ड, तो ये भी दोनों पैसिव। तो यहाँ पे पॉइंट क्या है, आपको दो सेंटेंस दे रखे हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, और आपको दोनों का ही पैसिव कन्वर्ट करना है। अगर दोनों का हो सकता है तो दोनों का करेंगे, अगर एक का हो सकता है तो एक का करेंगे, है ना। तो जहां दोनों का कर सकते हैं वहां दोनों का करेंगे। तो पीपल क्लेम मतलब
सस्पेक्ट इज क्लेम्ड, सस्पेक्ट को क्लेम किया गया, किसके द्वारा? पीपी द्वारा। किसको देखा गया? सेंटेंस का मतलब है लोगों ने क्लेम किया कि उन्होंने सस्पेक्ट को देखा है, तो सस्पेक्ट को क्लेम किया गया है या तो देखा गया है लोगों द्वारा, तो यही इसका पैसिव वॉइस बनेगा, आंसर हो जाएगा बी। आया वाला धपा धप पट गया, धपा धप पट गया, दिस इज द करेक्ट आंसर। देखो यहाँ पे हुआ क्या है, यहाँ पे एक पोर्शन ये वाला है और एक पोर्शन ये वाला है। एक बात याद रखिए, इफ a preposition is used in active voice, it should be used in passive as well। क्या मतलब हुआ? If a preposition is used in active voice, अगर active voice में उस preposition का इस्तेमाल हुआ है तो उसको इग्नोर नहीं कर सकते, उसे passive में भी यूज करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे laughed के साथ at यूज हुआ है, जैसे object के साथ यहाँ पे to यूज हुआ है। भाई तो तुमने यहाँ पे तो at लगाया, लेकिन object के साथ to नहीं आया, इसलिए ये गलत। समझ लो, टेंस ठीक है। His warnings were laughed, यहाँ पे laughed के साथ हटा दिया भाई तुमने, ये बिल्कुल सही है। warnings were laughed at, उसकी हंसी बनी, इसकी warnings की, और जितने इसके प्रपोजल थे उनको ऑब्जेक्ट किया गया, बिल्कुल सही है। यहाँ पे क्या हुआ? His warnings were laughed, इसमें तो किसी के साथ उसे लगाया नहीं, preposition से लगाया नहीं किसी के साथ, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? सी। कॉन्सेप्ट क्या है? ये रहा कॉन्सेप्ट। If a preposition is used in active voice, it should be used in passive as well। क्लियर है? तो यहाँ पे ना एक एक्चुअली प्रिंटिंग एरर कर दिया इस बंदे ने, वही मैं चेक कर रहा था। मैंने इसे भेजा था हनी इज स्वीट व्हेन इट इज टेस्टेड, ये बेसिकली इसका टू पैसिव होगा। यहाँ पे व्हेन टेस्टेड लिख दिया, इट इज मिस हो गया, ये सही होगा इसका। देखो इस तरह के सेंटेंस में हनी इज स्वीट, ये एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है, ठीक है? हनी इज, ये एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है, ठीक है? हनी इज स्वीट, ये हनी मीठा होता है। अब इसमें स्टैटिक वर्ब है, इसका पैसिव वॉइस तो बन नहीं सकता, ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है, पर फिर भी जबरदस्ती छोड़ दिया जाता है क्वेश्चन में, बच्चे को ऑप्शन दिया जाता है, बना, फिर भी बना, ठीक है? तो या तो नो पैसिव आंसर होता इसका, या फिर ये वाला, ये इसने गलत प्रिंट कर दिया, ये इस तरीके से लिखा जाएगा। नो पैसिव नहीं है, अगर आपके एग्जाम में आएगा हनी स्वीट तो हनी स्वीट व्हेन इट इज टेस्टेड, तो फॉर्म ऑफ दी और थर्ड फॉर्म यहाँ पे आ गया और ये चीज इसको पैसिव बना दी है, ठीक है? तो हनी स्वीट कब होता है? जब उसे टेस्ट किया जाता है, ठीक है? मैंने पढ़े तो हनी स्वीट व्हेन इट इज टेस्टी, और सिंपल। ट्रिपल लाइन करो तो ये प्रपोजिशन वाला क्वेश्चन था जो मैंने आपको बताया था, कहीं हमेशा हर जगह बाय नहीं लगता, तो यहाँ पे बाय बिल्कुल गलत था, यहाँ पे फ्रॉम भी गलत था, और यहाँ पे तो इसने कोई प्रपोजिशन लगाया ही नहीं। द रोड वाज लाइंड द पीपल, तो द रोड वाज लाइंड विद द पीपल, इसका मतलब क्या हुआ कि रोड पे लाइन लगी हुई थी, पीपल ने, लोगों ने रोड पे लाइन लगा ली, तो रोड पे लाइन लगी हुई थी, द रोड वाज लाइंड विद द पीपल, ये इज द करेक्ट आंसर, ठीक है? आगे बढ़े। ये तो आसान था, एक आसान क्वेश्चन था, ठीक है? यू आर सपोज टू डू योर जॉब, तो ये ऑलरेडी पैसिव है, टू डू का टू बी डन, ठीक है? तो जो इन्फिनेटिव होता है ना, इन्फिनेटिव क्या होता है? टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, तो ये चेंज हो जाता है किसमें? टू प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म में, ऐसे ये चेंज हो जाता है, ठीक है? जैसे she has to pay the fees has to be paid by her, तो टू पे का क्या हो गया? टू बी पेड। तो इन्फिनेटिव टू प्लस फर्स्ट फॉर्म किसमें चेंज होती है? टू प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म में, ठीक है? सो यू आर सपोज टू डू योर जॉब, तो योर जॉब इज सपोज्ड टू बी डन बाय यू, सिंपल, बी इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे जब भी आप डिफिकल्ट वाले पैसिव वॉइस बनाते हैं उसमें तीन चीजें आपको देखना पड़ती हैं कि भाई देखो मिनींग एक तो सेम रहना चाहिए, दूसरी चीज टेंस सेम रहना चाहिए, तीसरी चीज प्रीपोजिशन, ठीक है, वर्ब, इन सबको भी आपको चेक करना होता है, तो आंसर हो जाएगा आपका इसमें भी। क्लियर? आगे बढ़े। इट इज सपोज दैट, अगर ये ऑप्शन ही नहीं होता तो आप ये लगा सकते थे, पर जब आपके पास ये ऑप्शन है तो आपको यही लगाना। समझ में आया क्वेश्चन? पोएट नहीं देखा तो जाके टेंसेस की क्लास देखो भाई, बस रनिंग तो अभी मिलेंगे, बाकी सब ऐसे लिखा रहने दो, मतलब तुम्हारे पास। अच्छा कंट्रोल, तो कंट्रोल मतलब कर्व, कर्व का तो इसका एनकरेज हो जाएगा, कर्व का मतलब स्ट्रेन होता है तो इसका एनकरेज हो जाएगा, आंसर इसका ये हो जाएगा डी, हटा दो। बाय टुमारो, द रिपोर्ट शुड बी फिनिश बाय टुमारो, द रिपोर्ट विल भी नहीं होगा, लेट द रिपोर्ट बी फिनिश बाय टुमारो, तो ये हो जाएगा फिनिश द रिपोर्ट बाय टुमारो, तो सी यहाँ पे बेटर आंसर होगा। इस बीइंग क्लीन होना चाहिए, रूम इज बीइंग क्लीन बाय समवन, और कुछ तो नहीं रहा यहाँ पे, यही बेस्ट आंसर होगा। इसमें से अगर समवन हटा दो, ठीक है? तो यहाँ पे आपके मेरे साथ है। अब मैं आपसे कहूंगा कि विक्रांत बैच से और शक्ति बैच से प्लीज क्वेश्चंस लगा लीजिए, साथ ही साथ डीपी लगा लीजिए, ये चैप्टर आपका हमेशा के लिए तैयार हो जाएगा, आपके एग्जाम तक ये आपका साथ देगा, ठीक है? क्वेश्चन लगवा लो, बना लो क्वेश्चन, 40 आते हैं जमीन आसमान, तुमने यहाँ 40 करेगा तो जब एग्जाम में बैठोगे, तुम अगर अटेम्प्ट करके आते हो और अटेम्प्ट में 40 सही करके आते हो तो एक अलग बात थी, है ना? ये काउंट नहीं होता कि तुमने घर पे पेपर ले लिया अपने आप, तो 40 आते हैं जमीन आसमान, तुमने यहाँ 40 करेगा तो जब एग्जाम में बैठोगे 28 रह जाएंगे। याद रखना मेरी बात, 10 से 12 क्वेश्चन का फर्क आ जाता है सिर्फ घर से एग्जाम जाके और मार्कशीट भरने में, ठीक है? सब बैच खत्म करके तो चैट जीपीटी से क्वेश्चन लगवा लो, बना लो। क्वेश्चंस के लिए कोई कमी थोड़ी, हर दिन नए क्वेश्चन बनाते हैं, तुम चैट जीपीटी से बनवा सकते हो। उसके अलावा मार्केट में बहुत सारी ऑफलाइन किताबें हैं, वो खरीद सकते हो, ठीक है? एसएससी के क्वेश्चन लगा सकते हो, ठीक है? एसएससी के 10 साल के प्रीवियस ईयर के पेपर निकाल लो, 200 क्वेश्चन होते हैं उसमें, वो लगा लो। तो पढ़ाई चल रही है, बस घर के काम पे रहने के काम देते हैं पेरेंट्स, तो पढ़ने का शेड्यूल डिस्टर्ब, कोई बात नहीं, ये तो जिंदगी है भाई, ये तो करना पड़ेगा ना, ठीक है? आज भी करना पड़ता है, मुझे भी अपनी मां को देखना पड़ता है, कभी बीमार हो जाती है हॉस्पिटल में लेके जाना पड़ता है, उनके साथ टाइम भी बिताना पड़ता है, ये तो है, तू भी तो रह रहा है उनके साथ, तू भी तो टाइम देकर खाना बना रही है, अपने खाना बना रही है, तू अपने कपड़े तो खुद धोता है क्या? रोटी को डाल देगी तू अपने लिए, तेरी मां तेरे लिए खाना बना रही है, तेरे बाप तेरे को कमा के खिला रहा है, तो ये टोल होता है, किसी के साथ भी रहते हैं, हमारे पेरेंट्स हमसे कुछ ना कुछ लेते हैं और हम भी कुछ ना कुछ अपने पेरेंट्स को दे रहे होते हैं, तो छोटी सोच मत रखा करो, तो वो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा कर रहे हैं, थोड़ा बहुत तुम भी कर दोगे, तो इसको तुम काउंट नहीं किया करो। बहुत सारे काम नजर डालोगे ना तुम्हारी जिंदगी भर करके भी तुम नहीं चुका नहीं सकते हो, तो ये घटिया बात मत करो। बहुत सारे काम नजर डालोगे ना, तुम्हारी माँ बाप तुम्हारे लिए इतने काम करते हैं कि तुम जिंदगी भर करके भी